अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कई कहानियां मैं आप लोगों को सुना चुका हूं, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खौफनाक कहानियां। लोगों ने भी इस सिलसिले को शुरू किया, अपनी अपनी कहानियां मुझे भेजी, फिर उनकी ज़िंदगी की भी आपको कई कहानियां सुनाई। लेकिन आज एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं, शायद इससे पहले ऐसी अनोखी और खौफनाक कहानी मैंने आपको नहीं सुनाई। जहां अपनी नौयत की एक अजीब और खौफनाक कहानी है, वहीं कई सवालात आपके दिमाग में जन्म लेंगे। प्रोग्राम के एंड में आपके हर सवाल का आपको जवाब दूंगा, क्योंकि कायनात के अंदर अभी कई राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अभी हमने बहुत कम अपनी इस ज़िंदगी में, जो इस वक्त दुनिया में लोग आबाद हैं, जो कुछ देख चुके हैं, हमारे बाद जो आने वाली नस्लें होंगी वो हमसे ज़्यादा देख रही होंगी। जैसे मैंने कहा ना, इस दुनिया में कई छुपे राज हैं, कितने दरवाजे हैं जहां से अभी लोगों को, मैंने एक दो कहानी भी इस तरह की सुनाई है जिन्नात की, इस तरह की कि जिन्नात जब उन दरवाज़ों से लेके जाते थे पानी के अंदर से और उन दरवाज़ों से बाहर निकालते थे तो एक नई दुनिया होती थी। इसी तरह इसी सयारे जिसको हम दुनिया कहते हैं, इसमें भी कई ऐसे छुपे राज हैं जिन तक हम अभी पहुंच नहीं सके। लेकिन वक्त के साथ साथ शायद हम उन राजों को जान पाएंगे। तो उन्हीं में से एक राज, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा होता है, ऐसी बहुत सारी सवालात जो आपके दिमाग में होंगे, उन सब का आपको, इससे पहले कि मैं जवाब दूं एंड पे, आपसे शुरू में ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू में ही लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, कहानी के बिल्कुल एंड में मैं तरीका बताता होता हूँ कि कहानी भेजने का तरीका क्या है। अगर आप उस तरीके से मुझे कहानी भेजेंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। हमारी बहुत ही प्यारी बहन इरम सहान, उनका इंडिया से, उनके सिटी का नाम है सहारनपुर, इंडिया सहारनपुर से मेरी बहन इरम हमेशा से कहानी भेजती हैं और हमेशा ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी भेजती हैं। मज़ा आ जाता है उनकी कहानी को सुन के। लेकिन जब उनकी ये कहानी मैं सुन रहा था तो यकीन मानिए मेरे अपना दिमाग, सस्पेंस रखते हैं, एंड भी आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम मैं यहाँ पे फर्जी रख लेता हूँ, नाजली कह देते हैं। किसी मज़हब में, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम चेंज होते हैं। मुझे इतना हिंदू धर्म के नाम नहीं आते, इसलिए मेरे जहन में नाजली आया तो नाजली ही रख लेते हैं। नाजली अपने माँ बाप की बहुत ही चहीती बच्ची थी। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वो जो भी ख्वाहिश का इजहार करती, माँ बाप अपनी कुव्वत इस्तात के मुताबिक उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। वो 6 साल की हो चुकी थी, एक स्कूल में पढ़ती थी। उसका बाप उसको एक पार्क में लेके जाता, छोटा सा गांव के अंदर जो एक पार्क या कह लीजिए ग्राउंड सा बना हुआ था, पार्क नहीं ग्राउंड बना हुआ था, वहाँ पे उसको बाप लेके जाता। बच्चे खेल रहे होते तो बाप की उंगली पकड़ के वहाँ पे घूमने के लिए जाती। अक्सर माँ भी बाहर उस गांव में निकलती तो माँ के हाथ पकड़ के भी माँ के साथ खेलती हुई उस गलियों में, उस गांव में वो साथ जाती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि वो जो छोटी बच्ची उनके घर में पैदा हुई थी, लाडों मुरादों से पैदा हुई थी, वो देखते ही देखते 5-6 साल की हो गई। और वो 6 साल की बच्ची एक दिन अपने बाप के साथ कहीं जाने लगी। बाप घर से निकलने लगा तो साइकिल निकालने लगा। वो बोली, अब्बा कहाँ जा रहे हो? अब्बा ने कहा, मैं कहीं काम जा रहा हूँ बेटा। तो कह रही है, मुझे भी ले चलो साथ। तो बेटी की मासूमियत और फरमाइश को देख के बाप ने कहा, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। माँ ने बेटी को लाल कलर का फ्रॉक पहनाया, ऊपर वो सफ़ेद था, नीचे लाल था। उसके बाल बनाए, बालों के 2 जूड़े बनाए, पाँव में जूते पहनाए। बच्ची तैयार हो गई
और बाप जो उसका इंतज़ार कर रहा था चलती हुई बाप के पास गई। बाप ने घर से बाहर साइकिल को निकाला और प्यार से अपनी बेटी को सर पे चूमा और कहा, मेरे बेटी मेरे साथ जाएगी, आजो मेरा पारा बेटा, आजो आजो आजो। बेटी को उठाया, साइकिल के आगे बिठा दिया, पीछे बच्चा गिर ना जाए या उसका पाँव पीछे वाले पहिए में ना आ जाए, तो वालिदैन ज़्यादातर 6 साल का जो बच्चा होता है उसको आगे बिठा देते। नाजो, नाजरी की वजह नाजो कर लेते हैं। नाजो अब आगे बैठी है, बाप साइकिल पे सवार हुआ, बेटी को बिठा चुका और यूं साइकिल चलाना शुरू कर दिया। बाप के साथ, माँ के साथ इस उम्र में बच्चे इस अंदाज में खुश होते हैं कि अपने आप को वो कोई परियां समझती हैं, क्योंकि दुनिया का कोई दुख, गम, मुसीबत उन एज के अंदर उनको नहीं होती। और हमें तो बहुत जल्दी थी बड़े होने की। हम सबको जितने भी कहानी सुन रहे हैं कि बस जल्दी से बड़े हो जाएं, स्कूल से जान छूट जाए। और जब बड़े होते हैं तो एहसास होता है काश हम छोटे ही रहते, कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी थी। उठते थे, खेलते थे, कूदते थे, सो जाते थे। आज वो बचपन सबको बहुत याद आता होगा। वो भी दुनिया की परेशानियों से, टेंशनों से बेफिक्र मासूमियत वाली ज़िंदगी में आगे बैठी उसके चेहरे पे हवा लग रही थी और वो हवा से खुश्क हो रही थी। बाप साइकिल चलाता चलाता उस सड़क पे आ गया जो उस गांव के साथ ही मुंसलिक सड़क थी, छोटी सी सड़क जहां गांव की ट्रैफिक और शहर की ट्रैफिक भी उसी सड़क से गुजरती थी। तो वालिद साइकिल चलाता हुआ धीरे धीरे जा रहा था कि पीछे से एक ट्रक आया जो बेकाबू हो गया। उसकी ब्रेकें इस तरह की फेल हो गई कि ड्राइवर कोशिश के बावजूद कि ब्रेक लगा रहा था, ब्रेक नहीं लगा पाया और उस ट्रक ने आके इतनी ज़ोर से टक्कर मारी उस साइकिल को कि साइकिल उड़ता हुआ हवा में, और उस साइकिल पे बैठा हुआ बाप जो साइकिल को चला रहा था और आगे बैठी हुई नाजो भी उड़ती हुई हवा में। और जब नाजो नीचे ज़मीन पे गिरी है तो उसका सर इतनी ज़ोर से पत्थर से टकराया है कि ज़मीन पे गिरते ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। इतनी ज़ोर की वो एक चोट थी साइकिल को जो टक्कर मारी थी उस ट्रक ने कि बाप भी गिरा तो उसको अच्छी खासी चोटें आईं, वो भी बेहोश हो गया। बाप बेटी को अस्पताल तो लेके गए लेकिन पता लग चुका था कि बेटी सांस नहीं ले रही। जिस बेटी को वो उठा के लेके जा रहे हैं मुर्दा वजूद है जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है। और अस्पताल पहुंचते तक वो वजूद ठंडा हो चुका था। शायद वहीं टक्कर लगते ही उसकी रूह निकल गई थी। बाप अभी तक जिंदा था, उसकी सांसें बहाल थीं। उसका अस्पताल पहुंचते ही उसको ट्रीटमेंट दी गई और यूं बाप को तो बचा लिया गया, लेकिन नाजो इस दुनिया से मुंह मोड़ गई। वो 6 साल की नाजो इतनी जल्दी चली जाएगी, इतनी जल्दी चली जाएगी, माँ बाप इस दुख को सह ना सके, रोते थे, तड़पते थे। बच्ची का गम ही ऐसा होता है, लेकिन वक्त ऐसी मरहम है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता जितने भी दुख होते हैं, गम होते हैं, उसको भुला देता है। वक्त गुजरता रहा, 5 साल गुजर गए। वो दोनों भी अपनी बेटी को रोते 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 आखिर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भूल गए। माँ कभी कभी याद कर लेती, हाँ मेरी एक बेटी थी नाजो, बहुत ही प्यारी बेटी, बहुत ही खूबसूरत बेटी। चली गई। माँ एक दिन अपने घर में 5 साल के बाद बैठी कपड़े धो रही थी कि दरवाज़ा बाहर से खटखटाया गया। उठी है बेटी, एक और गई है, दरवाज़ा खोला है तो किसी को अंदर लेके आ गई है। वहाँ परेशान कपड़ी बैठी धो रही है और देखा कि 2 मियाँ बीवी और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र कोई 2.5-3 साल है। वो अंदर आ गए, हाथ उसके भरे हुए कपड़े धो रही है। एकदम से चौंक सी गई कि ये कौन है, ये अंदर क्यों आ गए हैं। तो पूछा, जी आप लोग कौन हैं और सब खैरियत है? तो मियाँ बीवी ने सलाम किया, नमस्ते कहा और कहा, जी आपका नाम ही ये है? उन्होंने कहा, हाँ मेरा नाम यही है, क्यों क्या हुआ? उसने कहा, ये हमारी बेटी है, लेकिन ये हमें यहाँ लेके आई है। ये कहती थी कि मेरे माँ बाप कहीं रहते हैं,
और हम जब भी इससे बातें करते तो हमें ये बार बार कहती कि आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरे माँ बाप फलां जगह पे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। तो हम परेशान होते थे। तो हम आए हैं, हमें घर का भी नहीं पता था, ये हमें घर तक भी लेके आई है। और हम अंदर जब दाखिल हुए हैं पता करते करते कि कौन सा घर है, तो बच्ची हमें बता रही थी। फिर भी हमने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया उनका घर ये है, बाप का नाम ये बताया, माँ का नाम ये बताया। तो बाप का पूछते पूछते इस घर तक पहुँचे हैं। तो आपका नाम अगर यही है तो ये बच्ची जो सामने इस वक्त खड़ी है वो कह रही है हाँ यही मेरी माँ है। औरत परेशान होकर उसने एक दफ़ा बच्ची को देखा। बच्ची तो कहीं से उसकी बच्ची नहीं थी, वो उसकी माँ कहाँ से हो सकती थी। तो वो छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची बोली, माँ आप मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही कि मैं 5 साल पहले अब्बा के साथ साइकिल पे जा रही थी और वहीं पे ट्रक ने हमें टक्कर मारी थी। मैं उड़ती हुई नीचे गिरी थी और मेरी आत्मा ने मेरे वजूद को छोड़ दिया था। अब्बा बेहोश हो गए थे। याद है ना अम्मा आपको? औरत एकदम से रोना शुरू हो गई और बोली, हाँ ये बच्ची ठीक कह रही है, ऐसा ही हुआ था, सही कह रही है, बिल्कुल मेरी एक बेटी थी, 5 साल पहले उसकी मौत वाकया हो गई थी। ऐसे ही ट्रक का एक हादसा हुआ था, उसमें उड़ती हुई इस तरह गिरी थी जैसे इसने वाकया सुनाया इस बच्ची ने, बिल्कुल सही है। तो वो बच्ची बोली, और मेरे बाबा का नाम ये है। औरत बोली, ये नाम तो मेरे शौहर का है, ये तो मेरे शौहर हैं। औरत हैरान होना शुरू होगी बच्ची की बातें सुनकर। और बच्ची कह रही है, मामा आपको याद है आप मुझे फलां स्कूल में छोड़ने के लिए जाती थी, फलां स्कूल का नाम था। औरत चौंक सी गई, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो अपनी बेटी को उसी तरह स्कूल ही छोड़ने के लिए जाती थी। और बोली, माँ याद है एक दफ़ा स्कूल में जाते हुए मैंने जिद की थी और आप आगे चल पड़ी थी, मैं पीछे खड़ी रही थी, मैं नहीं आई थी, आपने मुड़ के देखा था मैं पीछे खड़ी थी, तब आपने मेरी जिद के आगे मजबूर होकर मुझे वो चीज़ लेके दी थी। तो औरत चौंक सी गई। ये वाकया एक मामूली वाकया था, लेकिन वो औरत जानती थी या वो उसकी बेटी जानती थी, उसके अलावा तो उसको किसी को पता ही नहीं था इस वाकये का। औरत की आंखें बाहर आ गई कि ये बच्ची ये इतना बड़ा वाकया कैसे सुना रही है। ठीक है, उससे पहले वो नाम बता रही है, वो साइकिल वाला जो हादसा हुआ था वो हादसा बता रही है, फिर स्कूल का भी ठीक बताया, लेकिन ये बात कैसे बता दी। और फिर बोली, माँ आपको याद है ना अब्बा मेरा उंगली पकड़ के फलां ग्राउंड के अंदर मुझे खेलने के लिए लेके जाते थे, और अम्मा मुझे वो फ़्रॉक भी याद है जिस दिन अब्बा बाहर जाने लगे थे तो मैंने कहा मैंने भी जाना है, तो आपने मुझे तैयार करके वो फ़्रॉक पहनाई थी, नीचे से रेड थी ऊपर से वाइट थी, और इस तरह के जूते पहने थे और ऊपर मैंने 2 पोनियाँ की थी। माँ की आंखों से आंसू पहले ही बह रहे थे, अब वो चौंकती जा रही थी। वो बच्ची जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ वही था जो उनकी बेटी के साथ हुआ था। तो वो उनके माँ बाप की तरफ देखे और एकदम बेटी की तरफ देखे, तो माँ बाप जो खड़े हुए थे वो सिचुएशन को समझ चुके थे। तभी वो फ़ौरन बोले कि इसने हमारे घर में जन्म लिया है। लेकिन जब ये बोलना शुरू हुई और इतना बोलना शुरू हुई कि सही बातें कर सकती थी, बातों का जवाब दे सकती थी, तब इसने हमें बताना शुरू कर दिया कि मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ फलां घर में रहती है, मेरा फलां गांव है, मेरे बाप का नाम ये है। और सारी बातें हम बताती थी, हम सुनते थे, लेकिन कहते थे बच्ची है, ऐसे बच्चे कहते होंगे, और हम इस तरह उसकी बातें सुनते रहे। वो कहती रही, लेकिन आखिर कहते 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 हम थक गए कि 6 महीने से कि इसने रट लगाई है, चलो चलते हैं। तो आज हम उसको लेके आए, वैसे ही करीब ही था, हम लेके आ गए और पता करते हुए और यहाँ तक पहुँच गए। तो आप बता रही हैं कि बच्ची जो भी बातें बता रही है वो सब सही है। तो उस औरत ने कहा, हाँ वो सारी बातें जो ये कह रही है सही हैं। और वो फिर उसके बाद उस औरत से लिपट गई, वो बच्ची उससे लिपट गई कि आप ही मेरी माँ हैं। और तो पहले रोए जा रही थी, रोते रोते उसने उसके सर पे हाथ रखा, उसको अपनी बच्ची याद आ गई थी, सामने खड़ी बच्ची, शक्ल वही नहीं थी जो नाजो की शक्ल थी, लेकिन वो बातें सब वही कर रही थी जो नाजो की बातें थी। बाप आया तो उसने फौरन कह दिया, ये मेरे बाप हैं। और उसने जितनी भी बातें बताई वो सब की सब वही थी
जो नाजो की थी। और उन मियाँ बीवी ने कहा, हाँ हमारी बेटी नाजो थी। और उस लड़की ने भी अपना नाम बता दिया था कि मेरा नाम नाजो था। माँ बाप को कहती थी तुमने मेरा नाम ये रखा है, मेरा नाम नाजो है। और जब इस घर में दाखिल हुए थे तो उसने कहा था मैं नाजो हूं। तो औरत चौंकी थी क्योंकि नाजो उसकी बेटी का नाम था, लेकिन वो कोई बच्ची कोई और थी। और तब नाजो ने जब सारी बातें बताई तो माँ लिपट के उसके साथ रोई कि ये क्या माजरा है। तो उस बच्ची ने बताया, मैं दूसरा जन्म लेके आई हूं। हाँ माँ, मैं मर गई थी लेकिन मैं दूसरा जन्म लेके वापस आई हूं। अब सिचुएशन कि उस बच्ची ने एक नए घर में जन्म लिया है, उसके माँ बाप हैं, उसने उनका नाम रखा है, और वो बड़ी अमीर फैमिली से थे जहाँ वो बच्ची पैदा हुई थी। वो मॉडल टाउन बताती हैं, वहाँ पे रहते थे। वो बड़ी अमीर फैमिली से थे, और जिस माँ का वो नाजो जिक्र करती थी वो एक गरीब फैमिली से थे, और वो इनको यहाँ लेके आए थे। अफोर्ड कर सकते थे वो लोग, उनके पास पैसा वगैरह था तो लेके आए। और जब ये हो गया कि नाजो एक और जन्म लेके एक और माँ बाप के घर में पैदा हो गई है, और जब वो नाजो को मिलवाने भी ले आए और मिल लिया, तो नाजो ने कहा कि मैं इन्हीं के साथ ही रहूँगी। उन पुराने माँ बाप का जिक्र करते उसने कहा मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। तो जिस घर में उसने जन्म लिया था, वो जो उसके नए माँ बाप थे, वो इस बात को नहीं माने। उसने कहा नहीं ठीक है, तुम्हारे ये माँ बाप हैं पिछले जन्म में, तुम इनसे मिलना चाहती हो मिल सकती हो, लेकिन तुम हमारे साथ रहोगी। जब तुम्हारा दिल करेगा हम तुम्हें मिलवाने के लिए ले आएंगे। तो कहते हैं वो जब उस बच्ची का दिल करता है वो उसको मिलवाने के लिए उसके माँ बाप के घर ले आते हैं। वो अक्सर मिलने के लिए आती रहती है अपने माँ बाप से। अब वो भी उसके माँ बाप थे और उन माँ बाप से भी मिलने के लिए वो आती रही थी। इरम ने जो कहानी सहारनपुर से भेजी है, वो कहती हैं मेरी मासी है, मासी के आगे फ्रेंड है, फ्रेंड के आगे ये वाकया पेश आया, लेकिन अगला वाकया इससे कई गुना ज़्यादा वो है, मुनफरद है। वो ऐसा वाकया है कि रामू का लेते हैं, मुझे नाम मैंने कहा ना क्योंकि उनका धर्म और है तो मुझे उनके धर्मों के इतने नाम नहीं आते, तो मैं रामू लिख देता हूँ, रामू लिख देता हूँ। ब्राह्मण फैमिली का एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, रामू उसका नाम था। वो एक सेहतमंद, खुश शक्ल, खुश मिजाज एक लड़का, जिसकी गांव वालों के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, सबके काम करता था, गांव में सबको प्यार करता था, सबके बढ़ चढ़ के काम करता था, सब उससे रिस्पेक्ट देते थे, उससे प्यार करते थे। एक बहुत ही अच्छा लड़का था रामू। रामू एक दिन घर में पानी, जो नल था उसमें पानी नहीं आ रहा था, उसको नहाना था। अभी जो कहानी है पहले वाली वो अधूरी है, इसको मैं मुकम्मल करूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैंने बतानी है। रामू नहाने के लिए हमसायों के घर की तरफ गया, वहाँ पे पाइप लगा हुआ, तो उसने कहा वहाँ पे नहा के आता हूँ। तो जब वहाँ पे वो नहाने के लिए गया, उसने पानी भी लेके आता हूँ और थोड़ा सा वहाँ पे नहा भी लूँगा बाकी आके घर। तो वो वहाँ पे जब जा रहा था तो रास्ते में कहीं तार गुजर रही थी, बिजली की तार, जो इसमें करंट था। और रामू को उस बिजली के तार से करंट लगा, और करंट लगते ही जब तक लोग पहुंचते, लोगों को पता लगता कि रामू को करंट लग चुका है, उसको बचाने के लिए आते, रामू की वहीं पे मौत वाक़ई हो गई। ब्राह्मण, इनके जिस तरह हिंदुओं के अंदर मुख्तलिफ होते हैं, तो उसको यकीनन उनकी एक आखिरी रसूमात जिस तरह होती है, रामू क्योंकि मर चुका था, तो उस तरह उसके चिता को जिस तरह वो लोग जलाते हैं, उन्होंने उसके चिता को जलाया और उसकी आखिरी रसूमात अदा की। माँ बाप के लिए एक नौजवान 18 साल का बेटा इस तरह अचानक चला गया था कि उसको बिजली का करंट लग गया और चला गया। माँ बाप बहुत रंजीदा थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। लेकिन मैंने कहा वक्त मरहम रख देता है। वक्त ने आहिस्ता 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 मरहम रखा, उनको भी सुकून आ गया।
ये जो पहली कहानी है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया का एक गांव जिसका नाम था यूपी मेरठ, पहली बच्ची की जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, यूपी मेरठ उस गांव का नाम है जहां की ये कहानी है, जो बच्ची साइकिल पे बाप के साथ जा रही थी और उसके साथ वाक़या होता। दूसरी कहानी जो इरम है, उनके ही गांव की ही कहानी है और उसका नाम है यूपी मुज़फ़्फ़रनगर। ये बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या है मुज़फ़्फ़रनगर का, यूपी मुज़फ़्फ़रनगर का, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यूँ रामू की आखिरी रसूमात, उसके उस वजूद को जिसके अंदर से रूह निकल चुकी थी, उस मट्टी के बने वजूद को, जिस तरह वो चिता को जला देते हैं, उसकी चिता को जला दिया गया और उसकी माँ बाप को आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ सुकून तो आ गया, लेकिन माँ माँ होती है। माँ को अपना 18 साल का बच्चा बहुत देर लग जाती है भुलाते भुलाते। वहीं उसी गांव से, जो यूपी मुज़फ़्फ़रनगर है, उसके कुछ ही फासले पे एक और गांव है, वहां कुछ अरसे के बाद एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और जैसे ही वो 2.5 से 3 साल के दरमियान पहुंचता है तो माँ बाप को कहना शुरू कर देता है कि तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। कोई उससे पूछता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम, वो पुराना नाम रामू बताता है। माँ बाप ने उसका नाम कुछ और रखा है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो पुराने किसी और मतलब अपने बाप की बजाय किसी और का नाम लेता है। माँ का नाम पूछते हैं, किसी और माँ का नाम लेता है और परेशान होते हैं। माँ बाप खुद से बेटे हैं, बेटा मैं हूँ तुम्हारी माँ, मेरा नाम ये है। बाप कहता है बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा नाम ये है। लेकिन बच्चा कहता नहीं, तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। पहले इन बातों को माँ बाप सीरियस नहीं लेते और ऐसे बातें होती होती गांव के अंदर भी थोड़ी सी बातें फैलती हैं। तो एक दिन उसका बाप गांव के अंदर बैठा हुआ, वहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए, चारपाइयों पे बैठे हुए, बातचीत हो रही है। तो उस बच्चे के बाप ने कहा, बुजुर्गों के सामने रखा, कि पता नहीं मेरा बेटा बहुत अजीब सी बातें करता है, 3 साल का हो गया है, लेकिन मुसलसल उसकी समझाने के बावजूद भी पता नहीं क्या कहता है। कभी कहता है मेरा बाप कोई और है, माँ कोई और है और मैं कहीं और रहता था, ये है वो है। तो वहीं पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, वो सर नीचे किए हुए, डंडा उनके हाथ में था, वो जो बुज़ुर्ग डंडा हाथ में रहते हैं वो पकड़े हुए सुनते रहे और उन्होंने सर उठाया और बोले बेटे को बुला के लाओ। सरसरी एक बात हो रही थी, बाप ने एक सरसरी बात की थी, लेकिन बुजुर्ग ने फरमाइश कर दी बेटे को बुला के लाओ। पास घर था, वो गया, बेटे को लेके आया। तो उस बुजुर्ग ने पूछा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा रामू। बुजुर्ग उससे बोले तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उसने एक और नाम बताया। जो उसका बाप सामने बैठा हुआ है उसका नाम नहीं बता रहा और कह रहा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? उसने माँ का नाम भी कोई और बता दिया। तुम्हारा वो बाप है जो तुम, और वो बुजुर्ग उससे बोल रहे हैं तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारी माँ का नाम ये है, कहाँ रहते हैं ये तुम्हारे माँ बाप? उसने कहा वो जो फलां गांव है ना साथ वाला, वहां रहते हैं। बुजुर्ग ने गर्दन नीचे की, कुछ देर सोचते रहे और कहा तुम पहचान लोगे अपने माँ बाप को? उसने कहा हाँ मैं पहचान लूंगा। बुजुर्ग फिर सर नीचे करके बैठ के कुछ देर सोचते रहे, कहते अच्छा ठीक है जाओ मेरा बच्चा, शाबाश जाओ घर जाओ। उसके बाप को मुखातिब करके कहते हैं कल तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा आप बताइए, हुक्म कीजिए। उसने कहा कल हम बच्चे को लेकर वहाँ चलेंगे। उन्होंने कहा आपने इसकी बात को कुछ सीरियस ज़्यादा नहीं ले लिया? उन्होंने कहा हाँ ये सीरियस लेने वाली बात है, तो कल हम बच्चे को लेकर वहाँ पे चलेंगे। अगले दिन का प्रोग्राम तय हो गया, रात को ये प्रोग्राम बना था। तो गांव के 8-10 लोग, जिसमें उसका बाप, उस लड़के की माँ, वो बुज़ुर्ग, 3-4 और बुज़ुर्ग और 3-4 कोई और गांव के लोग, ऐसे इकट्ठे हुए 8-10 लोग रवाना हो गए। अब बाकायदा एक 8-10 लोग जो हैं ट्रैक्टर ट्राली पे जिस सवारी पे जा सकते हैं वो सवार हैं और जाते जा रहे हैं। बच्चे से पूछा कौन सा गांव है? उसने गांव का नाम बता दिया। वो जब
उनमें से एक शख्स जो जानता था उस गांव का रास्ता, वो उस गांव के रास्ते में ट्रैक्टर को चलाते हुए पीछे ट्राली में बैठे हुए आते 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 एक जगह पे आके गांव जहां से वो शुरू होता था उसने ट्रैक्टर रोक दिया। वो शख्स जानता था, उसने बुजुर्ग को जाके कहा यहाँ से गांव का रास्ता है, ये गांव शुरू हो चुका है सारा। उन्होंने उस बच्चे को कहा हाँ बेटा नीचे उतरो। बच्चे को नीचे उतारा गया, 3 साल का बच्चा नीचे उतरा और उसको उस गांव के चौक में खड़ा कर दिया गया। कहा हाँ कौन सा गांव है? उसने कहा यही गांव है। अच्छा चलो फिर। अब वो बच्चा आगे चल पड़ा है, वो पूरे माँ बाप और वो बुजुर्ग और बाकी लोग उसके पीछे चल रहे हैं। थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो बच्चे ने कहा ये जो ज़मीनें देख रहे हैं ये ज़मीनें, ये हमारी ज़मीनें। बाप परेशान हुआ, हमारा गांव वो है, हमारी ज़मीनें वहाँ पे, ये हमारी कहाँ से ज़मीनें आ गई? चलते चलते आगे गए तो एक छोटी सी करियाने की एक दुकानें बनी होती हैं, टॉफ़ियाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें रख के गाँव के अंदर दुकान बना के बैठे होते हैं। वो बच्चा उस दुकान के आगे रुक गया और कहते हैं ये दुकान देखिए, यहाँ से मैं चीज़ें लेने के लिए आता था, मेरा बाप मुझे यहाँ से चीज़ें दिलाता था। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं वो रहते हैं, दादाजी हैं, दादाजी वहाँ पे बैठते थे। उन्हें कह रहे इस दुकान वाले से तो पहले पूछो कि बजाय हम किसी के घर जाएं, कोई हमें बात फैल जाएगी, वो कहेंगे कि पागल लोग हैं, बच्चे के कहने पे आ गए हैं, कोई तमाशा ना बन जाए। तो उस दुकान वाले से पूछा कि यार तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी वो पिछले साल फौत हो गए हैं, मैं अब बैठना शुरू हूँ, पहले मेरे वालिद साहब बैठते थे, बुज़ुर्ग से थे, तो अब मैं बैठता हूँ। अच्छा भी अब तस्दीक भी ना हो सकी, आगे चल पड़े। बच्चा उनको लेते हुए एक गली में मुड़ गया। अब वो 8-10 बंदे हैं, जब 8-10 बंदे इकट्ठे होकर गांव में गुजरे ना तो वैसे भी गांव वाले ज़रा अलर्ट हो जाते हैं, खैर है कोई परेशानी वाली बात है या क्या। ये एक दूसरे से जुड़े हुए लोग होते हैं जो मदद करने के लिए तैयार होते हैं हर तरह की, चाहे वो खुशी की मदद है या गमी की मदद है, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो 8-10 लोगों को देख के अलर्ट इस तरह हो जाते हैं कि कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है तो बढ़ के आगे हम मदद करें। अब ये 8-10 लोग जा रहे हैं, बच्चा आगे आगे है, जिसकी निगाह पड़ रही है गांव के अंदर काम करते, वो देख रहा है कि सब खैर है, क्या हुआ है, बच्चा एक आगे है, ये उसके पीछे जा रहे हैं, 3 साल का बच्चा है, क्या माजरा है। चलते चलते गलियों से गुजरते गुजरते ये एक दरवाज़ा था, उसके सामने जाके बच्चा खड़ा हो गया और कहते हैं ये मेरा घर है। अब वो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, दरवाज़ा खटखटाओ। अब बुज़ुर्ग साथ थे और जब जिन मामलों में गांव में बुज़ुर्ग साथ हों तो वहाँ पे डर खौफ नहीं होता कि बुज़ुर्ग भी आए हैं तो वो रिस्पेक्ट की जाती है। दरवाज़ा खटखटाया गया तो दरवाज़ा थोड़ी देर के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मर्द वगैरह ज़रा बाहर गए हुए थे, टाइम ऐसा था। औरत ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर इतने लोग खड़े हैं और वो एकदम परेशान हो गई और बोली जी कौन है आप लोग और खैरियत है सब? तो उस बच्चे ने देख के कहा ये मेरी भाभी है। उस औरत ने बच्चे की तरफ देखा कि ये मुझे भाभी कह रहा है, छोटा सा एक बच्चा है, ये कौन है? उसने कहा ये कौन है? बच्चा। उसने कहा रुको मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ। वो अपनी सास को बुलाने के लिए अंदर गई कि सास को जाके कहा कि बाहर कुछ लोग आए हैं और इस तरह जमा है, पता नहीं क्या है, आप जाके देखें। तो वो सास जैसे ही दरवाजे पे आई कहती जी बोलें, तो बच्चा आगे बढ़ा और जाके उसने औरत को जप्फी डाल दी, गले लगा लिया। बच्चे ने एक औरत को गले लगा लिया। माँ थी, बच्चा गला लगा ले किसको बुरा लगता है। उस माँ ने भी उस बच्चे को गले लगा लिया कि बच्चा मुझसे प्यार से मिल रहा है, उसको प्यार किया मेरा बच्चे को, जिस तरह कोई भी बच्चा गले मिले आप प्यार करते हैं, प्यार किया। तो उस बच्चा बोला ये मेरी माँ है। परेशान हो गए उसको लेके। अब वो खड़े हैं, माँ को उसको कह रहा है, वो परेशान है। तो बुजुर्ग ने कहा क्या बेटा हम अंदर आ सकते हैं? उस औरत परेशानी की हालत में थी। उसने कहा जी आप आ जाएं, सब खैरियत है ना? उन्होंने कहा हाँ परेशानी वाली कोई बात नहीं, अंदर चलें। वो उनको अंदर लेके गए, वो अंदर सारे बैठ गए। उन्होंने कहा जी बताएं, जब तक वो इतला के लिए भाग पड़े भी, इनके घर वालों को भी बुलाएं। उस बच्चे ने कहा जी इनका नाम ये है। उनसे पूछा गया जी क्या आपका नाम यही है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम यही है। उसने कहा जी ये बच्चा है और ये बता रहा है कि ये इसका गांव है, ये इसका घर है, आप इसकी माँ हैं, और ये जो 3 साल का बच्चा है हम साथ वाले पिंड से आए हैं, वहाँ पे ये पैदा हुआ है, लेकिन जब से पैदा हुआ इसकी एक ही रट है, मेरा गांव वहाँ है, मेरी माँ वहाँ है, मेरा बाप वहाँ है, मेरे बहन भाई वहाँ हैं, और इस तरह की ये बातें करता है। तो मेरे सामने जब ये बात हुई, मैं बुज़ुर्ग था, मैंने कहा चलें ज़रा हम बात की तस्दीक कराते हैं। वो कहता है मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ।
तो हम लोग इधर आ गए हैं, तो आपसे पूछना था क्या आपका नाम यही है जो बता रहा है? उसने कहा जी मैं यही हूँ। तो उसके माँ बाप ने कहा जी ये बच्चा ये बताता है कि ये हमसायों के घर में नहाने के लिए गया था। वो कहता है मैं नहाने के लिए गया था और वहाँ पे मुझे करंट लग गया था और वहाँ फिर मेरी मौत वाक़ई हो गई थी। क्या आपका हुआ था ऐसा? और उस लड़के ने बताया कि मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। उसने औरत ने कहा जी बिल्कुल मेरा एक 18 साल का बेटा था। सही कह रहा है ये बच्चा, 18 साल का बेटा था। साथ वाले हमसायों के घर में वो नहाने के लिए गया था, उसको करंट लगा था और वो फौत हो गया था। और वो बच्चा बता रहा है उसके बाद तुम लोगों ने मेरा क्रियाक्रम करके मेरी जो आरती थी, अस्थियाँ जो थी, गंगा जल में फ़लाँ जगह पे बहाई थी। वो कह रहे हाँ जी ये सारा ऐसा था, ये तो सबके सामने है, वो जब हुआ था सबके सामने किया था। उसने कहा मेरे बाप का नाम ये है। उस औरत ने कहा मेरे शौहर का नाम है जी ये। अब गांव वाले कुछ और भी आगे घर में दाखिल हो चुके हैं, जबकि उस औरत का जो शौहर था उसको बुलाने के लिए कुछ लोग चले गए हैं। और एक अजीब सी घर के अंदर सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बच्चा दावा कर रहा है कि वो दोबारा जन्म लेके इस दुनिया में आ चुका है और वो निशानियां बता रहे हैं ये सब कुछ। तभी वो बच्चा इधर उधर घर को देखते उसने सामने देखा और भागता हुआ सामने तस्वीर की तरफ गया। उसने तस्वीर को जाके उतार लिया, तस्वीर को लेके आया, उस औरत को कहता है ये मेरी तस्वीर है। वो उसी लड़के की तस्वीर थी जो 18 साल का था, जिसकी मौत वाक़ई हो गई थी। सबके जहन में आया हो सकता है कि एक नौजवान की तस्वीर लगी हुई है, बच्चा शायद उसको अपनी तस्वीर कह रहा हो। तो वहीं पे वो जिसको वो अपना बाप का नाम कह चुका था कि मेरे बाप का नाम ये है, वो शख्स भी और गांव के कुछ और लोग भी, उसी गांव के जिस गांव में वो लोग आए हुए थे, जिस घर में बैठे हुए थे, उसी गांव के लोग, वो लोग भी जमा हो गए। तो एक बंदा कहता है अच्छा एक मिनट पुत्र, एक मिनट, ये हम सारे मर्द खड़े हुए हैं, इसमें से तू जो बता रहा ना जिस लड़के का, प्यार से बात करे, मासूम बच्चा है ना, जिस लड़के का तू बता रहा है कि वो उसकी मौत हुई थी और एक्सीडेंट, वो उसको करंट लगा था, उसको तू बाप को भी तो फिर जानता है ना? उसने कहा हाँ। उसने कहा हम ये सारे खड़े हुए पहचान इसमें से कौन सा वो बाप है? लड़का एक सेकंड में चलता हुआ गया, एक बंदे को जाके हाथ रख दिया, ये मेरा बाप है। और फिर सारे एकदम चौंक गए, वही बाप था, उस औरत का वही शौहर था, उस लड़के का वही बाप था। फिर एक बात हो गई, हाँ। तो उस लड़के ने कहा ये मेरी भाभी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है। सारे रिश्ते पहचान दिए। अब एक छोटा बच्चा जो दूसरे गांव से आया है, पहली दफ़ा गांव में आया है, वो सब कुछ पहचान रहा है, सब कुछ बता रहा है, सब परेशान होते जा रहे हैं। उसने जितनी निशानियां बताई थी वो सारी सही थी। उसने कहा जब मैं 18 साल का था तब तक मैं फ़लाँ जगह पढ़ा था इतना अरसा। उसने कहा हाँ वो वहीं पे पढ़ता था। उसने कहा फ़लाँ चाचा को बुलाओ। फ़लाँ चाचा को वो गए, बुला के ले आए। जब तक वो बातें कर रहा बच्चा, जैसे ही एक बूढ़ा सामने आया, 2-3 बूढ़े आए, तो उसने कहा ये वाला चाचा है। वही चाचा था जिसका वो नाम ले रहा था। उसने कहा चाचा तुम्हें फ़लाँ वाली बात याद है? फ़लाँ इस तरह की बात, फ़लाँ उस तरह की बात। बूढ़ा सा था, याद करता रहा, फिर कहता है हाँ मुझे याद है बिल्कुल, वो तो फ़लाँ बच्चे ने, उस लड़के का नाम जो रामू था, उसका नाम लेके, तो वो तो रामू इस तरह मुझे छेड़ता था, तंग करता था। लेकिन मतलब तंग से मुराद कुछ शदीद तंग नहीं, जिस तरह प्यार से मोहब्बत से करते हैं। वो कहते हैं मैं भी बहुत इंजॉय करता था, मैं कितना अरसा उसको रोता रहा, रामू को याद करता रहा कि मुझे अब तंग करने वाला कोई नहीं। वो रामू मुझे तंग करता था, मेरा डंडा छुपा देता था और मैं ढूंढता रहता था। उस बच्चे ने वो भी निशानी दे दी। अब वो सारी निशानियां हो चुकी थी। माँ उस बच्चे से लिपट गई कि ये तो 3 साल का बच्चा है, मेरा रामू तो 18 साल का था। लेकिन ये कह रहा है बच्चा कि मैं नया जन्म लेके आ चुका हूं, और जो कुछ वो बातें जो उनको सिर्फ पता थी वो बच्चे को पता थी।
लेकिन अभी भी गांव के लोग जमा थे और वो सारे हैरान हो चुके थे कि ठीक है, इस बच्चे ने सारी निशानियां दे दी, फिर भी इसको मज़ीद कोई तहकीक तो करें। तो एक अनोखा अजीब व गरीब सा वाक़या है। एक बच्चा मर चुका है और वो कह रहा है कि मैं वापस इस दुनिया में आ गया हूँ, 3 साल की उम्र में सारी निशानियां दे रहा है, इससे कुछ और सवाल करो। तो उस लड़के से पूछा गया, कुछ और बताओ, और क्या जानते हो। वहाँ पे उसने खौफनाक बात कही। उसने कहा, मुझे जब करंट लगा था, मैं ऐसे ऐसे गया हुआ था, माँ को कहा मैं आपको ये कह के गया था मैं नहा रहा हूँ, फिर मैंने उसके बाद जाना है फ़लाँ जगह पे जाना है, यही कहा था। माँ कहे, हाँ मुझे यही कहा था। उसने कहा, जब मैं वहाँ करंट लगा था तो सबसे पहले फ़लाँ चाचा ने वहाँ पे देखा था मुझे, और उसके बाद शोर मचा के सबको बुलाया था कि रामू को करंट लग गया, रामू को करंट लग गया। हाँ ऐसा ही हुआ था। तुम लोग मुझे अस्पताल लेके गए थे और उसके बाद जब पता लगा था मैं मर गया हूँ तो मेरे जिस्म को तुम लोगों ने जला दिया था और मेरी अस्थियां गंगा जल में बहा दी थी। उन्होंने कहा हाँ। और लेकिन उसने कहा, मैं गया नहीं था, मरने के बाद भी घर में वापस आ गया था। मरने के बाद मेरी जो रूह थी, मेरी आत्मा थी, घर में वापस आ गई थी और मैं घर के ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं, एक कमरे के अंदर मैंने बसेरा कर लिया था। मैं सबको देखता रहा था, सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे, धाड़े मार के रो रहे थे। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा चाचा, सारे घर वाले रो रहे थे। मैं वहीं पे मौजूद था। जब तुम लोग मेरे वजूद को जलाने से पहले, मेरे वजूद को आखिरी रसूमात अदा करने से पहले मेरे वजूद को घर के सहन में रखा हुआ था, मेरे जिस्म पे फूल थे, सफ़ेद चादर में मैं लिपटा हुआ था, तो मैं घर में ही मौजूद था। मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। मैं जान चुका था कि मैं मर चुका हूँ। मैं बोल बोल के थक गया, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि कोई मुझे नहीं महसूस कर पा रहा। मैं आर पार गुजर जाता था, दीवार के आर पार गुजर जाता था। मैं तब समझ गया था कि मेरा वजूद बंद दरवाजे को खोले बगैर ही गुजर जाता है। मैं बहुत दुखी था। फिर भी माँ, जब अगले दिन तू कमरे के फलां बिस्तर पे लेटी हुई थी और रात सारी तू रोती रही थी, मैं तेरे पास बैठा रहा था। मैंने तुझे बहुत तसल्लियां दी थी, लेकिन तू मेरी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। मैं बेचैन था माँ, मुझे तू सुन पाए कि तेरा बेटा तेरे पास मौजूद है, लेकिन तू मुझे नहीं सुन पाई थी। और माँ, रोटियां पकाते हुए तू कितना अरसा रोती रही थी, क्योंकि जब तू रोटियां पकाती थी तो तू मेरे हिस्से की रोटी भी पहले पकाती थी, और जब मैं मर गया था तो मेरे हिस्से का नाम आता कि मेरा रामू के लिए भी रोटियां पकानी है, और तू ये सोच के बहुत रोती थी और रोते हुए कहती थी मेरे रामू की रोटियां आज नहीं पकेंगी, वो मर गया है। माँ, मैं तेरे पास बैठा होता था और औरत के आंसू बही जा रहे। वो सब सही कह रहा है और कह रहा है, भाई आपको याद है जब आप भाभी के साथ फलां बात पे लड़ रहे थे, भाभी आपको ये कह रही थी और आप इस बात पे भाभी के साथ लड़ रहे थे और आप दोनों लड़ रहे थे, और जब मम्मी अब्बू नीचे से ऊपर आए थे तो आप दोनों चुप हो गए थे, और जब वो चले गए थे तो उसके बाद फिर आपस में ये बातें हुई थी कि आपको याद है, तो वो दोनों चौंक गए कि हाँ वो ठीक कह रहा था। वो बातें तो सिर्फ भाई और भाभी को पता थी, उन्होंने तो किसी को बात ही नहीं बताई थी। वो यहाँ तक कि माँ बाप के आगे से भी छुपा गए थे। जब माँ बाप ऊपर आ गए थे तो चुप कर गए थे और कहा, बाबू, बाप को कहा, आप घर में कितने मजबूत बन के रहते थे, लेकिन बाहर जब निकलते थे, निकलते ही आप रोते थे, याद है आपको? और किसी को अपने आंसू भी नहीं दिखाते थे, इस तरह रोते थे। याद है एक दफ़ा आप छत पे आए थे, कोई नहीं था, कैसे धाड़े मार के रो रहे थे आप अपने रामू को याद करके, बाबू मैं आपके साथ बैठा हुआ था। और चाचा, उस बूढ़े चाचा को मुखातिब करके गया, कितना अरसा आप मेरे इंतज़ार में रहते थे, अपने डंडे को उठा के एक दफ़ा आपने खुद से ऐसे छुपा दिया जैसे रामू करता था, आप रो पड़े थे, याद है?
अब वो जो बातें बता रहा है रामू, वो बातें हैं जो सिर्फ वही लोग जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। उससे पहले वो जो निशानियां दे चुका है, बाप को पहचान चुका है कई लोगों में खड़े हुए, माँ को उसने बता दिया, अपनी तस्वीर को पहचान लिया, अपने गांव में अपने गांव वालों को लेके आ गया। क्योंकि अपने गांव वालों को तो आते ही जिस तरह उसने घर मकान दिखाया और बताया कि ये औरत मेरी माँ है, इसका नाम ये है, ये बंदा खड़ा जो सामने मेरा बाप है, इसका नाम ये है, वही नाम थे, तो उसके गांव वालों को तो यकीन आ गया। अब मसला था जिनका बेटा मरा था वो शशोपंज में थे कि 3 साल का बच्चा रामू होने का दावेदार है कि मैं नया जन्म लेके आया हूं, मैं रामू हूं। लेकिन जब उसने मरने के बाद वाली बातें बताई तो उन सब की इस तरह के एक्सप्रेशन हो गए, उनके चेहरे के ऐसे तासुरात थे कि जैसे उनके आंखें हैरत से बाहर उबल पड़ेंगी। वो सब सही कह रहा था। माँ, मुझे वो भी याद है जब तूने रोते हुए अपनी बालियां कानों से उतार दी थी, ये कहते हुए, और ये कहा था, और रोते हुए कह रही है हाँ ऐसा ही हुआ था। और भाई को कह रहा है कितने दिनों तक भाई तू इस तरह काम पे नहीं गया था, तो मुझे याद करके किस तरह रोता था। उसने एक एक मरने के बाद जितना अरसा वो कहता है मैं ऊपर रहा, वो मुझे एक एक बात याद है। और जितनी उसने बातें बताई वो सारी की सारे, वो 3 साल का बच्चा जो बातें बता रहा है, सारी की सारी वैसे बातें जैसे 18 साल के रामू ने अपनी आंखों से देखी हूं। वो बच्चा सिर्फ बोल रहा है और आगे से वो सिर्फ गर्दन हिला रहे हैं और कह रहे हैं हाँ ऐसा ही था। वो भी कह रहा है हाँ ऐसा था। माँ कह रही है हाँ ऐसा था। तो एक बुजुर्ग ने फिर वहीं पे सवाल किया उस बच्चे से कि अगर तू रामू है, लौट के आया है, तू बच्चे की शक्ल में है और तू लौट के आया है, तू रामू है 18 साल का जो मरा था और मरने के बाद अपने घर में ही रहा था, और तूने अपने घर वालों को रोते हुए भी देखा, उनको दिलासा देने की कोशिश की, तू सब कुछ देखता रहा, जो कुछ होता रहा, तूने ऐसी ऐसी बात भी बता दी जो उन दोनों के मियाँ बीवी के अलावा कोई नहीं जानता था, माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता था, या जो बात सिर्फ माँ को पता थी तूने वो भी बता दी। और माँ कह रही हाँ ऐसा था। बाप को ये भी बता दिया कि वो अकेले में रोया था, बाप भी कह रहा है हाँ ऐसा था। तो ये बता तूने फिर नया जन्म कैसे लिया? तू तो ऊपर छत पे रहता था, तू फिर कैसे इनके घर में पैदा हुआ और क्या हुआ? वो बोला मैं काफी अरसा ऊपर ही रहता रहा, मेरी जरूरियात खाना पीना कुछ भी नहीं था, ना मैं खाता था ना जिंदगी की कोई जरूरियात थी, बस मैं मौजूद होता था, लेटा रहता था। फिर एक दिन मेरे दिल में आया, मैं घर से बाहर निकला, ट्रैक्टर साथ वाले गांव की तरफ जा रहा था। वो खड़े बातें कर रहे थे कि मैं साथ वाले गांव में ट्रैक्टर लेके जा रहा हूं तो शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैं जाके ट्रैक्टर के पास खड़ा हो गया। वो जैसे ही ट्रैक्टर उसने स्टार्ट किया, उसकी सीट पे बैठा उसने स्टार्ट किया, तो मैं चलता हुआ गया ट्रैक्टर की छत पे जाके बैठ गया। ट्रैक्टर वहां से रवाना हुआ। मुझे कोई नहीं देख सकता था, ना ट्रैक्टर वाले को पता था, और ट्रैक्टर वाला भी वहीं पे मौजूद कह रहा है हाँ मैं इस तरह गांव गया था। और उसने उसको कहा कि जब तुम उसको बता रहे थे कि मैं फ़लाँ गांव जा रहा हूं, शाम को वापस आ जाऊंगा, मेरे इतने पैसों की पेमेंट है जो मैंने लेनी है, शाम तक मैं इंशाल्लाह पैसे ले आऊँगा, कोशिश करूँगा आज पूरे पैसे लेके आ जाऊँ, और तुमने उनसे इतने पैसे लेने थे और तुमने उसको वहाँ पे बताया था कि इतना है जो मैंने लेना है, कोशिश करूँगा आज पूरे दे दे, नहीं दिया तो कम से कम इसको कहूँगा इतने ज़रूर दे दे, इतने ज़रूर लेके आऊँगा। तो वो बंदा चौंक पड़ा, कहता है बिल्कुल यही बात हुई थी, ये ऐसे ही मैंने कहा था कि इतने पैसे लेने हैं, आज कोशिश करूँगा पूरे ले आऊँ, नहीं तो इतने लेके आऊँगा। और उसने तुझे वापसी पे फरमाइश की थी उस गांव में जा रहा है तो फ़लाँ चीज़ मेरे लिए लेते आना यार, वो वहाँ की सुना है बड़ी बड़ी अच्छी मिठाई मिलती है। तो तूने कहा था हाँ मैं लेता आऊँगा, याद है? उसने कहा हाँ बिल्कुल यही हुआ था। उसने कहा जी मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया। ट्रैक्टर रवाना हुआ और साथ वाले गाँव में ट्रैक्टर पहुँच गया। मुझे ये याद है कि जब ट्रैक्टर वहाँ पहुँचा तो इसने ट्रैक्टर बंद किया, मैं ट्रैक्टर से नीचे उतरा और ट्रैक्टर से नीचे उतर के मैं एक तरफ चलना शुरू हो गया। चलते चलते मैं एक घर तक पहुंचा, उसके दरवाजे में दाखिल हुआ।
उसके घर के दरवाजे में दाखिल हो के चलता हुआ मैं कमरे तक गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। मुझे वो सारा याद है, मेरा मरना, करंट लगने के बाद वजूद से अलग होना, मेरा वजूद वहीं पड़ी है, मेरी आत्मा बाहर खड़ी है और मैं अपने वजूद को देख रहा हूं, और मेरे वजूद को घर जाके उन्होंने रखा जो मुर्दा वजूद था, और उसके बाद उसकी चिता को जला के मेरी अस्थियां गंगा जल में बहाई, वो सब मैं देख रहा था। मैं वापस आके अपने घर की छत पे ऊपर कमरे में रहना शुरू हो गया। सब कुछ देखता रहा, वो मैं देख रहा था सब कुछ। जब ट्रैक्टर पे बैठ के एक मैं साथ वाले गांव में उतरा, वहाँ पे एक घर में दाखिल हुआ, घर से एक कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ तक मुझे याद है। कमरे में दाखिल होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। फिर जब मैं इस काबिल हुआ कि 2.5-3 साल की उम्र को, तो मुझे सब याद आ गया। अब कई सवालात हैं जो मैं आपको जवाब देता हूं कि मुझे याद आ गया कि मैं ऐसे मरा था। अब इतनी उम्र का जो बच्चा होता है उसको कुछ इतना याद नहीं होता, बातें ज़रूर कर लेता होता है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लेकिन मुझे सब कुछ ऐसे याद था जब जैसे कल की बात हो। मेरा मरना, मेरा घर में रहना, वो सब कुछ मुझे याद। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता तो मैं इसको कहता मेरा घर वो है, मेरे माँ बाप वो हैं। और वो लोग जब उसको लेके आ गए और वो सारे गांव वालों ने देख लिया, गांव इकट्ठा हो गया, ये खबर आग की तरह गांव में फैल गई, और लोग भी जमा हो गए देखने के लिए क्या माजरा है। एक बच्चा नया जन्म लेके, जो रामू था उसका नया जन्म हुआ है, और नया जन्म लेके वो गांव में आ गया है। वहाँ लिपट रही है उससे, बाप उसको चूम रहा है, बेटा उसका एक खड़ा है सामने, छोटी उम्र का लड़का, लेकिन वो रामू है। उस रामू के वजूद जो बदला हुआ है, वो जो एक 3 साल का बेटा है, जो सामने बच्चा खड़ा है 3 साल, उसका वजूद एक नया है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो रामू की है। वो सारी बातें वैसे बता रही हैं जैसे जवान लड़का बताता है, और गांव वाले अपनी आंखों से ये सारी बातें सुन चुके हैं। अब माँ ने यकीनन सी बात है उसको गले लगाया, बाप ने लगाया, सबने पहचान लिया। एक वाकया हो चुका था और एक बच्चा था, और अब फैसला यही रह गया था कि रामू कहाँ रहेगा। तो ऐसे मौके पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बनता है, जिस तरह एक पिछली बच्ची के साथ मैंने कहा अधूरी कहानी है, उसका भी यही था कि अब बच्ची कहाँ रहेगी। तो उस बच्ची का ख्वाहिश थी कि वो अपने पुराने माँ बाप के साथ रहे, लेकिन जो उसके नए माँ बाप, जिसके घर में उस बच्ची ने जन्म लिया था, वो इसके लिए राजी नहीं थे कि हमारे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, उसमें आत्मा पुरानी ज़रूर है, लेकिन हम कैसे जिगर के टुकड़े को किसी को दे दें। तो यही फैसला हुआ, उधर भी मिलेगी माँ बाप को, उधर भी मिलेगी, क्योंकि आत्मा को शांति मिलती थी, पुराने माँ बाप को मिलके वो रहती थी अपने माँ बाप के साथ। अब यहाँ पे भी यही फैसला हुआ कि जो रामू है वो इधर भी अपने माँ बाप से मिलता रहेगा और उधर भी अपने माँ बाप के साथ रहेगा, और ऐसा ही रहा। वो कहते हैं आज तक रामू जो है वो अपने माँ बाप को इधर भी मिलने के लिए आता है यूसी मुजफ्फरनगर में, और उधर भी अपने माँ बाप के पास रहता है। बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है। अच्छा, अब 2 बातें, जिस तरह इरम अपना नाम, इरम एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और वो अपना नाम फ़र्ज़ी बताती हैं, वो नहीं चाहती उनके मिलने वाले रिश्तेदार, कई लोग जो हैं वो कहानियाँ सुनते हैं और वो चाहती हैं वो सामने ना आएँ, तो इसलिए वो अपना नाम फ़र्ज़ी बताती हैं, और बड़े एक मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ है। तो इरम कहती हैं कि ये जो गांव के नाम भी हैं, क्योंकि मैंने ये कहानियाँ भेजती हूँ तो मैं पता ना लग जाए कि मैं इरम कौन हूँ, क्योंकि मैंने नाम फ़र्ज़ी रखा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने वही इलाके भी बता दिए हैं जो लोग पहचान जाएंगे वहाँ के, जहाँ का ये बड़ा मशहूर वाक़या है। अब एक पहला, कई सवालात जो हैं मैं अब स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूँ। एक पहला, लोग जब इस तरह का वाक़या हो जाता है, मीडिया का दौर है, टीवी का दौर है, ये कुछ पुराना वाक़या, कोई मेरे ख्याल में कई साल पुराना है, तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी, ये आज का नहीं है क्योंकि पुराना वाक़या है। तो अब मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूँ। क्या इंसान दोबारा दुनिया में पैदा हो सकता है? क्या इंसान के कई और जन्म होते हैं, या एक ही जन्म होता है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, या इंसान दोबारा नया जन्म लेके आता है, जिस तरह रामू नया जन्म लेके आया। मैंने इससे पहले भी आपको एक कहानी शायद सुनाई होगी कि एक बच्ची थी, उसका भी यही मामला था, शायद सुना चुका हूँ तो दिल से माजरत खाऊं, इसलिए जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। उसका भी यही था कि
उसको डॉक्टर के पास बाकायदा लेके जाते थे उसके माँ बाप। अजीब सी बहकी बहकी बातें करती थी और डॉक्टर जो स्कैट्रस था, दिमागी डॉक्टर था, उसकी बातें सुनता रहा। उसके बाद उसने कहा ये जो बच्ची कहती है ना मुझे सुनने दें। उसने सुनी उसकी बातें। डॉक्टर ने कहा चलो इसको लेके चलते हैं। बड़ा मशहूर हुआ था ये वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या, जो मैंने शायद पहले सुनाया हो तो लोग ये कहेंगे बोर क्यों कर रहा है मज़हर मलिक, पहले भी सुना चुका है, लेकिन क्योंकि जुड़ा इसके हवाले से तो जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। उस बच्ची को लेके उसके डॉक्टर, उसके माँ बाप उस जगह पे पहुंचे थे जहां वो बच्ची उनको लेके गई। फिर वो एक शॉप के सामने खड़ी हुई, एक गांव था छोटा सा, वो शहर में पैदा हुई थी और वो कहती थी मेरे माँ बाप ये नहीं है जिनके घर में पैदा हुए, मेरे माँ बाप फलां गाँव में रहते हैं। जब उस गाँव में गए तो उसने कहा ये सामने बैठा हुआ जो शॉप पे शख्स है ये मेरा बाप है। उसके पास गए, कहते हैं जी आपका नाम ये है? उसने कहा जी यही मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा आप इस बच्ची को पहचानते हैं? उसने कहा नहीं जी मैं इस बच्ची को नहीं पहचानता। उसने कहा ये आपको अपना बाप कहती है? उसने कहा जी मुझे नहीं पता ये क्यों कह रही है। उसने कहा मेरी माँ का नाम ये है। उसने कहा जी आपकी बीवी का नाम ये है? उसने कहा जी यही है मेरी बीवी का नाम। उस बच्ची को कहा क्या तुम घर पहचान सकती हो? उसने कहा हाँ। तो उस शख्स से कहा अगर आप माइंड ना करें मैं डॉक्टर हूँ तारफ, वो आए हमारे साथ, ये घर देखना चाहती है। वो उसको लेके गए कि गली के कोने पे एक घर था। उसने कहा ये सामने वाला मेरा घर है। उस बंदे से पूछे ये तुम्हारा घर है? उसने कहा जी बिल्कुल मेरा ही घर है। और उसको जब दरवाजे पे पहुंचे तो उस शख्स ने कहा जी आइए घर। तो उस बच्ची ने कहा मैं और मेरा बाप अंदर जाएंगे। वो दोनों अंदर गए। थोड़ी देर के बाद जब वापस आए तो वो शख्स रोता हुआ आया। तो उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा जी मैं बताता हूँ, मैं इसको अंदर लेके गया हूँ। मैंने उससे पूछा हाँ बताओ। तो ये नक्शे बताने शुरू हो गई। तो मुझे कहती है बाबा वो सामने जो कमरा बंद किया हुआ है तुमने ना, उसके नीचे कुआं है जो तुमने बंद कर दिया है, आओ। मैं चलता उस कुएं पे गया, हैरान हुआ। तो मैंने पूछा तुम इसको कुएं को कैसे जानती हो? उसने कहा बाबा तुम भूल गए हो, बेटियों की ख्वाहिश नहीं थी ना, तुम्हें बेटा चाहते थे तो तुमने मुझे इसी कुएं में धक्का दे के मारा था। भूल गए हो? इसी कुएं में तुमने मुझे धक्का डाल के मुझे फेंक दिया था इस कुएं के अंदर और मैं कुएं में मर गई थी, लेकिन मैं नया जन्म लेके फिर वापस आ गई हूं। मैं मरी नहीं थी, मेरा वजूद मर गया था, मेरी आत्मा वहीं मौजूद थी, इसलिए मुझे सारा याद। उसने बाहर आके कहा कि इसने सारा पहचान लिया है और वो कुएं का भी बता दिया है। तो उन्होंने कहा जब आत्मा अपने परमात्मा का मिलन हो जाता है, आत्मा का और परमात्मा का मिलन। बल्कि मुझे याद आ गया कि एक मैंने कहानी और भी सुनाई थी, एक हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम दोस्त ने भेजी थी। वो मुसलमान मज़हब से हैं कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और वो कहते हैं मैं गिरा और हादसा जब हुआ था तो वो अपने वजूद को उन्होंने देखा था। वो कहते हैं मैंने अपने वजूद को क्लियर देखा था, मेरा वजूद वो पड़ा हुआ है और मैं इधर बैठा हुआ हूँ और सामने दो बंदे खड़े खोखे के पास मुस्करा रहे थे। वो ज़ख्मी थे, खूनो खून थे और मुझे देख के मुस्करा रहे थे जैसे भी तू वो भी हमारी तरह हो गया है। और मैं एकदम कहते वो डर गया कि मेरा वजूद तो ये पड़ा हुआ है, मैं ये हूँ। तो वापस वो अपने वजूद में गया था। बहुत सारे लोगों को मेरी कहानी याद आ गई होगी। तो कहता है मैं अपने वजूद में दाखिल हो गया था और मुझे झटका लगा था और उसके बाद मैं जिंदा हो गया था। तो यानी वो मुर्दा था और उसने अपने मुर्दा वजूद को देखा था। उसकी आत्मा, उसकी रूह जो थी, उसने अपने वजूद को पड़े हुए देखा था। तो ये तो इस वाक़ये से भी क्लियर हो गया कि उसने भी अपनी वही मंजर इसी रामों की तरह अपने वजूद को देखा था, उस लड़के ने भी। अब ये जो सवाल है, क्या इंसान मरने के बाद, मुसलमानों का है अकीदा, मरने के बाद रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं। और हिंदू अकीदे के मुताबिक भी उनका एक नाम मेरे सवरख, एक भूल रहा हूँ मैं लफ्ज़, उन्होंने मुझे लफ्ज़ कहा भी है, जिस तरह हम आलम बरज़ख कहते हैं वो एक लफ्ज़ था, चलें जो भी है, वहाँ उनकी रूहें चली जाती हैं। सवरख या क्या था। अब क्या आत्मा भटकती है? जी बिल्कुल भटकती है। बहुत सारी साइंस अब ये कह रही है, मज़हब को कुछ देर के लिए साइड पर रखते हैं फिर मैं मज़हब का जवाब दूंगा। साइंस ये रिसर्च से कह रही है बहुत सारे इंसान जो अचानक हादसाती मौत मरते हैं तो उनकी आत्माएं भटक जाती हैं और बेचैन होती हैं और उनकी आत्मा इस दुनिया पे मौजूद रहती है, बेचैन होती है अचानक सी मौत पे। वो आलम बरज़ख में या स्वर्ग मेरे ख्याल में लफ्ज़ था, स्वर्ग में नहीं जा सकती, भटकती हैं उस बेचैनी की वजह से कि वो काम अभी तक पूरा क्यों नहीं आया। हिंदू धर्म में तो ये अकीदा बहुत ज़्यादा मजबूत है कि मुख्तलिफ ऐसे बच्चे भी जिनको मार दिया गया था वो रूह बन के, जो गए नहीं आलम बरज़ख में या स्वर्ग में नहीं गए, वो रूह बन के हर वक्त उस बंदे के पीछे रहे, चाहे वो बाप था कि तूने मुझे मारा था, तूने मुझे मारा था, तूने मुझे मारा था, उसको ये मुसलसल कहते रहे, बेचैन हो के वो जा नहीं सके। ऐसे कई वाक़यात हैं जो कि वो मरने के बाद जो उनकी आत्मा थी वहीं
भटकती रही। और जिन्होंने उनके साथ, अगर किसी इंसान ने उनको मारा था और इंसान के मारने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई थी, तो वो जो आत्मा थी जो जा नहीं सकी थी उस अचानक मौत से, जिसने मारा था फिर उसके पीछे लगी रही, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती थी लेकिन उसको सोने नहीं देती थी। रात दिन हर वक्त उसको यही बात कहती थी, तुमने मुझे मारा था, तुमने मुझे चाकू से मारा था ना, तुमने मुझे चाकू से। उस बंदे को वो क्लियर आत्मा नजर आती, सामने खड़ी है, रात को आंख खुली तो आत्मा सामने खड़ी है, तुमने मुझे मारा था ना। और खड़ी भी कैसी है, जिस हालत में मारा था। मिसाल के तौर पे किसी ने उसके दिल में खंजर मार दिया तो आत्मा के दिल में खंजर चुभा हुआ है और वो सामने खड़ी है और कह रही है, तुमने मुझे मारा था ना, तुमने मुझे मारा था ना। कई लोग पागल हो गए, बताते थे कि इस तरह उसकी आत्मा आती है मेरे सामने और इस तरह मुझे कहती है और दिन रात कहती है, मुझे सोने नहीं देती, मेरा दिमाग पागल हो रहा है, और फिर वो बाद में पागल हो गए। ऐसे कई वाक़यात हैं, आगे आपको सुनाऊंगा। तो जहाँ तक है जन्म के हवाले से, देखिए मैं आपको इसका बताऊं, अकीदा मज़हब जिसको कहते हैं उस पर हम आंखें बंद करके यकीन कहते हैं, उस पर बहस नहीं बनती। मैं मज़हब के हवाले से कभी बहस नहीं करता, मैं कहता हूँ जी मुझे जितना इल्म है उतना बोलता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें कुरान मजीद से हमें बताई वो तो आज एज इट इज़ हैं, लेकिन जिनको हम अहादीस कहते हैं वो उस पर बहस है। उलमा की बहस ये है, सुनी सुनाई बात थी और 1400 साल पहले, आज तो 20 लोगों तक बात पहुंचाओ, 21वां बंदा कहता है यार मैंने तो इस तरह सुना था, मुझे तो इस तरह समझ आई। मेरे ख्याल में एक मजमे को बिठा दें और मुझे कहें जी आप इनको एक बात समझाएं, तो 20 लोग बैठे हों, मैं एक बात बताऊंगा, 20 में से किसी से पूछेंगे, सब अपने अपने तरीके से बताएगा। तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है उसने सही समझी है और आगे किसको बताइए उसने सही समझी है, आगे वाले ने सही समझी है। तो जो अहादीस हैं ये ज़ईफ़ हैं, मुस्तनद हैं, क्योंकि एक हक़ में भी है एक ख़िलाफ़ भी है। तो इस पे तो एक बहस है, इस बहस से हट के हमारा मकसद यहाँ पे हदीस को कोट करना नहीं है, सिर्फ वजाहत ये है कि इस पे बहस है। कोई ये नहीं कह सकता ये 100% ठीक है, ये 100% गलत है। कुरान मजीद 100% है। ज़िंदगी की जहाँ तक मैं बात करूँ कि मरने के बाद आत्मा आलम बरज़ख में जाती है, 100% जाती है, लेकिन क्या भटकती है? बिल्कुल भटकती है। ये मेरे अपनी ज़िंदगी के भी कहीं हमजाद भी फिरता होता है। बिल्कुल साइंस की हर बात को मानते हैं, मज़हब जहाँ पे आता है तो हम साइंस को झुठला देते हैं, नहीं नहीं साइंस गलत है, यहाँ मज़हब ठीक है। साइंस का ये एक कैमरा जिसको मैं लाइव लगाता हूँ और आप दुनिया के मुख्तलिफ कोनों पे बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ यहाँ बैठा होता हूँ, सिर्फ ऑन करता हूँ, आप सब मुझे देख सकते हैं, यानी कि हम आमने सामने आ गए। साइंस की इस बात को मान लेते हैं कि साइंस झूठ नहीं कह रही, सही कह रही है, क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं। किसी दौर में कोई जादूगर कोई शीशे के ग्लोब के ऊपर इस तरह जंतर मंतर करके फूंका मारता था तो बंदा नज़र आता था कि वो वहाँ पर जा रहा है, वो जहाँ रहा है, हम मानने को तैयार नहीं होते थे। वो कैसे हो सकता है भाई, ये है वो है। आज साइंस ने मोबाइल में कर दिखाया है कि वही जादूगर जो इस तरह दिखाता था, ग्लोब के अंदर शीशे का होता था, उसमें सब कुछ मंजर आंखों से नजर आता था, साइंस ने आज दिखा तो दिया, इतने से मोबाइल पे सब लाइव एक दूसरे को देख रहे हैं। तो साइंस ने प्रैक्टिकली जो कुछ कहा हमें मानना पड़ता है। तो साइंस को जब हम मानते हैं तो बहुत सारी बातों की जो साइंस ने वजाहत की है, मुख्तलिफ मज़ाहिब से, इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ मज़ाहिब उसकी नफ़ी करते हैं साइंस की, क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है, हम इसलिए ये मानते हैं। तो मैं इतना कहूँगा, अभी कई राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, हम नहीं जानते। यहाँ तक कहा जा रहा है कई और सयारे हैं जहाँ पे कई मखलूक़ात बसती है, और जब कई सयारों पे कई मखलूक़ात बसती है तो इतने बड़े बड़े राज हो सकते हैं। तो इंसान का जन्म लेना, क्या इंसान वापस दोबारा आ सकता है ज़िंदगी में? अल्लाह ताला की ज़ात क्या नहीं कर सकती, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। वही भगवान है, जिसको वो भगवान बोलते हैं, मैं उसको अल्लाह ताला कहता हूँ। वो खुदा, मसीही भाई उसको खुदावंद कहते हैं। तो अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। ये जिस तरह के वाक़यात हैं, आत्माएं भटक रही हैं और बेचैन हैं, अल्लाह चाहे तो उनको सब याद करा के दोबारा पैदा करना चाहे तो कर सकता है। मेरा इस पर मानना है बिल्कुल कर सकता है। मुल्ला से हट के, मुल्ला इस पर बहस करेगा और उस पर शदीद वो उस पर लड़ाई की तरफ आ जाएगा, उससे हट के मैं इतना सिर्फ ये कह रहूँगा, जिन्नात हैं, हाँ जी कुरान में हैं, बस इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता। चिल्ला करो तो जिन्न आ जाता है, ये आ जाता है, ये सारी तरफ। मैं प्रैक्टिकली जिन्नात के लिए निकला हूँ, राज से हट के। तो मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में जिन्नात का महसूस किया है। मुल्ला नहीं आपको बता सकते मैंने क्या देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि गया हूँ ना। मुल्ला तो चिल्ले की 4 चीज़ें बता देगा, चिल्ले में यूँ होता है, जिन यूँ होता है, साइंस उसको मानती नहीं है। मैं उसको क्या कहता हूँ, जिन को मैं कहता हूँ हिडन एंटिटी, छुपी हुई मखलूक। वो एक नहीं है, कई तरह की हैं, मैंने उनको देखा है, उनकी आवाज़ें सुनी हैं। वो कितने राज हैं, मैं उन राजों को आपको बताने पे आऊँ, ये मुझ पर शिर्क का फतवा लगा देंगे, काफिर है, इसने गलत बातें कर दी। ये जाहिल लोग हैं,
इन्होंने कभी जुस्तजू की नहीं की, अभी इन्होंने कभी रिसर्च नहीं की। अभी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर रिसर्च करने वाला है। और जहाँ तक ये है कि क्या इंसान जन्म ले सकता है, ये तो मरने के बाद ही पता लगेगा सबको, हर धर्म को ना, वो हिंदू धर्म नहीं, मुसलमान धर्म को भी, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, वो तो हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है, अपने अपने अंदाजे हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात दुनिया में हुए हैं, कई वाक़यात हुए हैं, साइंस इन पे रिसर्च कर रही है। ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिन्होंने बच्चे पैदा होने के बाद दावा किया है कि मैं पहले फ़लाँ था, उस घर में रहता था, अब इस घर में पैदा हो गया हूँ, मेरी ये बात थी, यूँ थी, यूँ थी, यूँ थी, और सारा इस पर रिसर्च हुआ है और वो वाकई सब सही निकला है। अब आप उसको कहें वो रिकार्नेशन है, वो दोबारा से पैदा हुआ है, उसकी आत्मा भटकता रही है या क्या है, लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। क्योंकि मैं अभी इस पर ज़्यादा बोलूँगा तो वो कहेंगे इसने इस धर्म की बात को यूँ कर दिया, इसने यूँ कह दिया, उसने यूँ कर दिया, क्योंकि कुछ लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। मेरी रिसर्च सही बोलेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, मैं इसलिए इस पर ज़रा खुल के नहीं बोलता, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से साइंस को फॉलो करते हुए बहुत कुछ महसूस किया है। मेरे मीटर जो हैं वो साइंस ने बनाए हैं। साइंस के मीटर मुझे बताते हैं कि मोशन डिटेक्टर के लेज़र लाइट में से कोई चीज़ गुजरी है तो इसका मतलब है कुछ है। थर्मल कैम जिसमें हीट डिटेक्टर होता है वो वेव्स बना देता है वो कैमरा कि यहाँ पे कोई मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा, उसकी ये टेम्परेचर है। हीट डिटेक्टर, थर्मल कैम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF, मैग्नेटिक फील्ड का जो मीटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये डिटेक्ट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, दरमियान में है। तो दरमियान में तो आंखों को कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो फिर यहाँ पे क्या है? मुसलमान या कोई धर्म क्या कहेगा, वो सिर्फ जिन है। नहीं, एंटिटी है, हिडन एंटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड जिन हो। जिन अरबी का लफ्ज़ है जिसका मानी है छुपा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड के मतलब कोई एक और मतलब हिडन एंटिटी में से है। अभी तो एलियंस की भी बात हो रही है और ये 2024-25 में शायद एलियंस भी आप देख लें। उड़न तश्तियाँ भी इस 2024 के एंड में तो बेनतहा वाक़यात होंगे, हो भी रहे हैं उड़न तश्तियों के, प्रेडिक्शन है। तो अभी बहुत सारे राज हैं जो अभी खुलने हैं। तो इस तरह की और कई कहानियाँ हैं जो मैं कहूँगा इरम आपसे कि मेरी बहन आप ज़रूर भेजिए, इंशाल्लाह मैं उनको हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसका खुल के और जवाब दूँ। और हैं, अच्छा मैं स्टूडेंट साइंस का भी हूँ, मैं दीन को भी उसी तरह लेता हूँ कि दीन और साइंस मेरे, अगर आप लाइव शो सुने, मेरी वीडियोस देखें जो मैं हफ्ते को बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ दीन और साइंस जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। मुल्ला का दीन अलग है, मैं जो दीन और इस्लाम को बात करता हूँ, साइंस और दीन एक ही बात करते हैं। लेकिन जो मुल्ला का दीन है, मौलवी का दीन है, वो लड़ाई पैदा करता है। मैं जिस दीन की बात करता हूँ वो कौन सा दीन है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, दैट्स ऑल। मुसलमान चाहे तो दूसरों पे फतवे लगा के खुद चादरें चढ़ाए, खुद पूजा करे, खुद पाठ करे, खुद सर करे तो वो जायज़ है। दूसरों पे फतवे लगाता है तो मैं ऐसे मौलवियों के ख़िलाफ़ हूँ जो जाहिल मौलवी हैं, कारोबार बना रखा है उन्होंने। मेरी बात किसी को कोई बुरी लगे तो दिल से माजरत ख्वाह। ले जी, ये थी आज की कहानी। कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो इस पर लंबी होगी ये बात, इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बोलूँगा। ये थी आज की कहानी जो हमारी बहन इरम ने हमें भेजी है। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने कहा था जो लोग भी कहानी भेजना चाहते हैं, इस आखिरी पोर्शन को जो अभी बताने लगा हूँ गौर से सुना करें। अगर आप लोग कहानी भेजना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप कहानी लिख के भेजना चाहते हैं उर्दू में या रोमन उर्दू में, आप उस लिखी हुई कहानी को भेज दीजिए, सारी सेंड कर दीजिए। सेंड हो गई व्हाट्सएप पे, उसके बाद एक और अगला दूसरा मैसेज लिखना है STORY, फिर उस दूसरे मैसेज को भी सेंड कर दीजिए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कहानी लिख के सबसे लास्ट में उसी के साथ ही स्टोरी लिख देते हैं, उसमें नहीं, उसको पहले सेंड कर दीजिए कहानी को, उसके बाद एक अलग से मैसेज लिखना है और उस पर लिखना है स्टोरी। और इसी तरह वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, उसको सेंड कर दीजिए और एंड पे लिखिए स्टोरी STORY। अब एक गलती जो लोग करते हैं, शुरू में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव, सब का नाम मुझे हकीकी रियल बताइए और मुझे ये बता दीजिए मैं रियल बताऊं या फ़र्ज़ी कर दूं, ये लाजमी बताया करें। और
आपने एक कहानी, दो कहानी भेज दी हैं, दूसरी कहानी भेजना चाहते हैं, वो पहली शामिल हो गई है, दूसरी भेजना चाहते हैं, तो फिर से आपने अपना तारुफ दोबारा से कराना है। लोग क्या करते हैं, पहली भेज दी, दूसरी में तारुफ नहीं करा क्योंकि पहली में तारुफ होगा, नहीं, आपने दोबारा से अपना तारुफ कराना है। इरम जब भी मुझे कहानी भेजती हैं, दूसरी, तीसरी, छठी भेजती हैं, तो दोबारा से अपना तारुफ लिखती हैं, इरम सहारनपुर से। आप भी अपना नाम दोबारा से दूसरी या तीसरी कहानी में लिख दिया करें। सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 923136655500। इस पे आप सेंड कर दीजिए। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।